उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाओं, जिन्हें आप मॉड्यूल भी कह सकते हैं, का निर्माण किया गया है। जिसमें पहला मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है आधारशिला मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इसमें सबसे पहले हमारी चर्चा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर चल रही है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, दूसरा भाग है लर्निंग आउटकम एवं आकलन, तीसरा भाग है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीकी और जो चौथा भाग है वो है परिशिष्ट। भाग 1 और भाग 2 पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 की। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का भाग 3 है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीकी। इसका मतलब ये है कि कक्षा शिक्षण हेतु किसी शिक्षक की क्या रणनीतियां होनी चाहिए, क्या तकनीकियां होनी चाहिए। इसमें जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो निम्नवत हैं। सबसे पहला बिंदु है परिप्रेक्ष्य, कि हम किस परिप्रेक्ष्य में रणनीति बनाने जा रहे हैं। दूसरा बिंदु है शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी, कि आप शिक्षण कार्य करने से पहले कैसे तैयारी करेंगे। तीसरा बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। चौथा बिंदु है क्या करें क्या न करें, कक्षा शिक्षण में अध्यापक क्या करें और क्या न करें। पांचवा बिंदु है कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां, कि कक्षा शिक्षण में जो प्रभावी तकनीकियां हैं वो कौन सी हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। और छठा बिंदु है शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं, कि जो भी शिक्षण तकनीकियां इस्तेमाल की जाएंगी उस पर आधारित शिक्षण योजनाएं क्या होंगी। आइए सबसे पहले वाले बिंदु पे बात की जाए। पहला बिंदु है परिप्रेक्ष्य। देखिए, हर बिंदु पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं हर बिंदु पर संक्षेप में चर्चा करूंगा, क्योंकि मॉड्यूल में हर बिंदु विस्तृत है और अगर पूरी चर्चा की जाएगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के जो भाग 3 का विषय है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीकी, उसके परिप्रेक्ष्य की बात की जाएगी कि आखिर परिप्रेक्ष्य क्या है। जब शिक्षक कक्षा में कक्षा शिक्षण करता है तो संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि जब भी कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षण करता है तो उसे वो संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं जिसके लिए वो कक्षा शिक्षण करता है, जिसका कारण कक्षा में विभिन्न अधिगम स्तर के बच्चे होते हैं। देखिए, हर कक्षा में जो बच्चों का अधिगम स्तर होता है वो अलग अलग होता है। यही कारण है कि जो संतोषजनक परिणाम है वो नहीं मिल पाते हैं। अगर शिक्षक वर्तमान पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं तो इसमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। जो भी किसी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, अगर शिक्षक उसी पर कार्य करता है तो सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे पहले कक्षा से और फिर विद्यालय से कट जाते हैं। देखिए, जिनका निम्न अधिगम स्तर है वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और जिसके कारण वो पहले कक्षा से और फिर विद्यालय से कट जाते हैं, क्योंकि वह वहां उपस्थित होकर भी कुछ नहीं सीख पाते हैं और बच्चों के ड्रॉप आउट का यही मुख्य कारण है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्थिति में शिक्षक क्या करें। यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक प्रारंभिक परीक्षण कर बच्चों के अधिगम स्तर को जाने, उन्हें सूचीबद्ध करे और शिक्षण से पहले क्या तैयारी करे कि समस्या का हल निकल सके। देखिए, मॉड्यूल के भाग 2 में भी हमने यही चर्चा की थी कि किसी भी कक्षा में जो विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं, पहले उसके लिए एक पूर्व परीक्षण किया जाए, बच्चों को उनके अधिगम स्तर के अनुसार सूचीबद्ध किया जाए और फिर इस समस्या का हल निकाला जाए। देखिए, पहले बिंदु परिप्रेक्ष्य पे हमारी बात हो चुकी है। आइए अब दूसरे बिंदु शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी पे बात की जाए कि आखिर शिक्षण कार्य के पूर्व क्या तैयारियां होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए अब हम उन तैयारियों पर चर्चा करें जिन्हें आधारभूत आकलन के पश्चात वो बच्चों के साथ समूह में कार्य करने के पूर्व शिक्षक को जानना एवं करना नितांत आवश्यक है। देखिए, बच्चों के अधिगम स्तर की जांच करने के बाद, उन्हें सूचीबद्ध करने के बाद, उन्हें समूहों में अलग अलग करने के बाद ये जानना अति आवश्यक है कि शिक्षक समस्या के निराकरण के लिए पूर्व में क्या तैयारी करें। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व की तैयारी पर कुछ बिंदु हैं जिसकी मैं संक्षेप में चर्चा करता हूँ। पहला बिंदु है अधिगम स्तर संबंधी सूची, कि बच्चों के अधिगम स्तर से संबंधित एक सूची बनानी है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आरंभिक आकलन के बाद प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर संप्राप्ति संबंधी एक सूची आपके पास होनी चाहिए। कि देखिए, आरंभिक आकलन करने के बाद जो बच्चों का अधिगम स्तर है उसके हिसाब से एक सूची आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इसमें दूसरा बिंदु है समूह निर्धारण। अब अधिगम संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समूह निर्माण कर लें, कि जब आपको पता चल जाता है कि बच्चों का जो अधिगम संप्राप्ति है वो क्या है, उसके बाद उनके ग्रुप्स बनाने हैं। तीसरा बिंदु है लर्निंग आउटकम की सूची। जिन लर्निंग आउटकम पर सीखने में अंतर के कारण कार्य करना है उनकी एक क्रमवार सूची बना लें। यह सूची प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक होगी। देखिए, जिन लर्निंग आउटकम के हिसाब से आपने बच्चों को सूचीबद्ध किया है, उनको अलग अलग समूहों में किया है, उन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त न करने के कारण का कार्य करना है
उसकी एक क्रमवार सूची बनानी है और ये सूची हर विषय की अलग अलग होगी। देखिए अगला बिंदु है समय सारणी। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षण के पश्चात कार्य करने के लिए 50 दिनों की समय सारणी टाइम टेबल परिशिष्ट 5 में दी गई है। देखिए भाग 2 में हमने ध्यानाकर्षण शिविर पर बात की थी, जिसमें हमने बच्चों को जो अलग अलग ए, बी और सी समूहों में विभक्त किया था उनके लिए एक 50 दिन की कार्य दिवस की योजना थी। तो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना है। देखिए टाइम टेबल नीचे है। देखिए इस तरह से तीनों समूहों के लिए एक टाइम टेबल बनाना है। देखिए सबसे पहला कॉलम समूह का है, दूसरा प्रार्थना सभा है 7:30 से 8 बजे तक, फिर प्रथम वादन है, समूह ए के लिए विषय गणित है, समूह बी के लिए अंग्रेजी विषय है, समूह सी के लिए हमारा परिवेश विज्ञान विषय है। ऐसे द्वितीय वादन, फिर मध्यावकाश है, फिर तृतीय वादन है, फिर चतुर्थ वादन है और फिर यहाँ पर संध्याकालीन सभा है। तो इस तरह से आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। तो देखिए अभी हमने 50 कार्य दिवस का विभाजन देखा। अब अगला इसी में अगला पॉइंट है दिवसवार विभाजन, कि अब हम दिनों का विभाजन करेंगे। देखिए इसमें लिखा है चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए विषयवार कितने दिन लगेंगे, इसका विषय एवं दिवसवार विभाजन कर लें। इस तरह 50 दिनों की एक समय सारणी तैयार हो जाएगी। इस समय सारणी की कार्य योजना निम्नांकित होगी। देखिए जिन जिन लर्निंग आउटकम्स पे आपको कार्य करना है वो किस विषय के हैं, उसमें कितने दिन लगेंगे, उनका विषयवार और दिवसवार विभाजन कर लें। इस तरह से 50 दिनों की एक समय सारणी तैयार हो जाएगी। देखिए समय सारणी भी नीचे लिखी हुई है। देखिए इसमें सबसे पहला कॉलम होगा अवधि का, दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीकी, और तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा लर्निंग आउटकम, जिन लर्निंग आउटकम्स पे आपको कार्य करना है। तो देखिए अवधि वाले कॉलम में सबसे पहला है प्रथम सप्ताह। तो प्रथम सप्ताह में 1 से 7 दिन होते हैं। फिर देखिए दूसरे कॉलम में कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीकी है, कौन कौन सी तकनीकी आप पहले सप्ताह में इस्तेमाल करेंगे। उसमें पहली तकनीकी है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, दूसरा है बैठक व्यवस्था कक्षा प्रबंधन, और तीसरा है रोचक प्रस्तावना। और जो लर्निंग आउटकम है वो है आवश्यकता अनुसार शिक्षक स्वयं चयन करेंगे कि जिस लर्निंग आउटकम पर आप कार्य करने जा रहे हैं उसका चुनाव आपको खुद करना है। और जो तकनीकियाँ हैं वो 1, 2, 3 नंबर दी गई हैं और आपको 1 से 7 दिन तक कार्य करना है। ऐसे यहाँ पर द्वितीय सप्ताह की जो कार्य योजना है वो भी लिखी हुई है। तो इस तरह से आपको एक समय सारणी यहाँ पर बना लेनी है। देखिए इसमें अगला पॉइंट है शिक्षण योजना। जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है उन पर आप अपनी शिक्षण योजना बना लें। जैसे आप 1 से लेकर 50 तक गिनती सिखाने जा रहे हैं कक्षा 1 में, तो उसकी एक आपको कार्य योजना बनानी होगी। इसमें अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, कि जिस लर्निंग आउटकम पर आप काम करने जा रहे हैं उससे संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री भी वहाँ पर उपलब्ध हो। इसमें अगला बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कि बच्चे को आप जो सिखाने जा रहे हैं, जिस लर्निंग आउटकम पे काम करने जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं, इसका भी आपको चयन करना है। और इसमें अगला पॉइंट है बैठक व्यवस्था। कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नज़र सभी बच्चों पर रहे, आप यह देख पाएँ कि अपनी कक्षा में प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है। इसके लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं। देखिए कक्षा में जब भी आप पढ़ाने जाते हैं तो बैठक व्यवस्था जो बच्चों की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चा आपकी नज़र में हो, हर बच्चा आपकी बातों को सुन सके। उसके लिए यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, इन्हें आप देख लें। सबसे पहला इसमें बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए, कि आप जो भी गतिविधि करवाने जा रहे हैं उसके अनुरूप बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना, बच्चों को अर्धचंद्राकार या गोले में बिठाना चाहिए। इसमें अगला है छोटे समूह में बैठाना, कि जब आप बच्चों को छोटे छोटे समूह में बिठाएंगे तो बच्चे आपकी हर एक्टिविटी को समझ पाएंगे, आप जो भी उन्हें देना चाहते हैं वो उसको ईजिली कैरी कर पाएंगे। से नीचे और भी पॉइंट है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब आइए भाग 3 के अगले बिंदु पे बात की जाए, क्या करें क्या न करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखना है। इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें करना है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें किसी भी हालत में नहीं करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है क्या करें। तो कक्षा कक्ष शिक्षण में हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायः कक्षा में शिक्षक ही केंद्रीय भूमिका में देखे जाते हैं, अर्थात वही निर्देश देते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा अनुशासन के नाम पर बच्चे शांत रहते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हैं, जबकि अधिकांश समय में बच्चे केंद्रीय भूमिका में होने चाहिए। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में निम्नांकित प्रकार की होनी चाहिए। देखिए कक्षा कक्ष शिक्षण में अक्सर देखा गया है कि जो केंद्रीय भूमिका में होता है वो शिक्षक ही होता है, बच्चे अनुशासन के नाम पे शांत रहते हैं। तो यहाँ पर 40 मिनट के वादन में किसका क्या रोल होना चाहिए वो यहाँ पर है। इसमें देखिए पहला है कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% लगभग 5 मिनट, कि जो शिक्षक की क्रियाशीलता होनी चाहिए उसका समय दिया हुआ है कि 5 मिनट, और प्रतिशत में भी दिया हुआ है कि 5 से 10% होना चाहिए। कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता
75 से 80% लगभग 30 मिनट कि जो बच्चे हैं वो 30 मिनट एक्टिव रहे, उनका जो परसेंटेज है वो 75 से 80% होना चाहिए। और इसमें अगला है कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता कि जो बच्चों का और शिक्षकों का एक साथ जो क्रियाशीलता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 5 मिनट या 5 से 10%। इसी तरह से यहाँ पर कुछ अन्य कार्य हैं जो कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान करने चाहिए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कक्षा कक्ष शिक्षण में क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें पहला है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें हतोत्साहित न करें। देखिए, जब भी बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसी भी दशा में बच्चे में भय न पैदा करें कि कभी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। बच्चों के मध्य भेदभाव न करें कि बच्चों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये तेज है, ये कमज़ोर है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला है बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग या गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग बच्चों के साथ में नहीं करना चाहिए। आपका कोई भी व्यवहार या कार्य शिक्षक की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे जो शिक्षक की गरिमा है उस पर कोई ठेस पहुंचे। आइए अब बात की जाए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 के अगले बिंदु की, जो है प्रभावी शिक्षण की तकनीकी कि कक्षा कक्ष शिक्षण में कौन सी प्रभावी तकनीकी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उनके बारे में चर्चा की जाए। देखिए, यहाँ पर 18 प्रभावी शिक्षण की तकनीकियाँ हैं। इसको आपको देखिए हॉरिजेंटली गिनना है। जैसे इसमें देखिए सबसे पहला है संसाधनों के पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, दूसरा है कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था और तीसरा है रोचक प्रस्तावना। इसी टाइप से आपको हॉरिजेंटली इनको काउंट करना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन मॉड्यूल पर आधारित जनपदवार क्विज प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें हमारे जनपद में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जैसे यहाँ पर समूह कार्य है तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि समूह कार्य प्रभावी शिक्षण तकनीकी की कौन सी तकनीकी है। तो देखिए समूह कार्य 10वें नंबर पे आ रहा है। तो इस टाइप से भी प्रश्न आपके जनपद में जो क्विज प्रतियोगिता होगी उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये 18 प्रभावी तकनीकियां हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, जिसके द्वारा कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इन प्रभावी तकनीकियों से हम कक्षा कक्ष शिक्षण की योजना कैसे बनाएंगे, जो कि अंतिम बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर 18 तकनीकी हैं। 18 तकनीकियों की जो कार्य योजना है वो बता पाना यहाँ पर असंभव है। इसलिए मैं देखिए एक जो यहाँ पर सबसे पहली तकनीकी है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, इस पर एक कार्य योजना कैसे बनानी है। उसके बाद आप मॉड्यूल में देख सकते हैं कि जो अन्य शिक्षण तकनीकियों पर जो कार्य योजना है वो कैसे बनेगी, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पर पहली तकनीकी है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, इस पर कार्य योजना कैसे बनाएं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जो कि इस मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षण तकनीकी नंबर 1, जो पहली तकनीकी है वो क्या है, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी क्लास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। यदि कक्षा कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्रियों, अनुरूपक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं, तो ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर होते हैं। देखिए जिस क्लासरूम में बहुत सारे टीएलएम लगे हों, पोस्टर लगे हों, शिक्षण अधिगम की सामग्रियां हों, बच्चों द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हों, तो अगर इस टाइप से कोई क्लासरूम डेकोरेट है तो बच्चे बड़े अच्छे ढंग से उस क्लास के अगेंस्ट अट्रैक्ट होते हैं और एक पढ़ाई का माहौल बनता है। देखिए अब इससे लाभ क्या होंगे, यहाँ पर लाभ भी लिखे हुए हैं। बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे कि बच्चे खुश होकर हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, सीखने में आनंद आएगा, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी कि हम जो भी परिभाषा बच्चों को समझाना चाहते हैं वो चित्रों के माध्यम से हम आसानी से समझा सकते हैं। बच्चे एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे कि अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो वो पोस्टर पे दिखा के दूसरे बच्चे की सहायता से कुछ सीख सकता है। बच्चे परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे, बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी और जब बच्चे इन सारे पोस्टर्स को देखेंगे, टीएलएम को देखेंगे, तो उनके अंदर भी ये रुचि उत्पन्न होगी कि हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं। अब आइए देखिए इस तकनीकी के लिए कार्य योजना कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 है, आपको एक कक्षा चयनित कर लेनी है। जैसे यहाँ पर कक्षा 3 चयनित की गई है, समयावधि होगी 40 मिनट की, विषय हिंदी है और जिस लर्निंग आउटकम पे आपको काम करना है उसे चुन लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, बच्चे संज्ञा शब्द को पहचानते हैं। इसके लिए जो आवश्यक सामग्रियाँ होंगी वो क्या होंगी, शब्द कार्ड, और ये शब्द कार्ड प्राणियों के नाम के होंगे, वस्तुओं के नाम के होंगे, स्थानों के नाम के होंगे। दीवार पर चित्र वाले चार्ट, पोस्टर जैसे स्थान, वस्तुएं, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान आदि जो हमारा लर्निंग आउटकम है उससे संबंधित टीएलएम होने चाहिए आवश्यक सामग्री में। अब देखिए जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा के दीवारों पर व्यापक रूप से चित्र वाले चार्ट, पोस्टर
जैसे स्थान, वस्तु, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान आदि लगे हों। साथ ही वे अपने पास शब्द कार्ड और चित्र कार्ड रखते हैं। इससे बच्चों को कक्षा में टंगे विभिन्न चार्ट पोस्टरों को देखने व उन पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। देखिए, सबसे पहले टीचर को इंश्योर होना पड़ेगा कि जिस क्लासरूम में वो पढ़ाने जा रहे हैं और जिस लर्निंग आउटकम पे काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो टीएलएम हो वो उस क्लास में होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पर संज्ञा की अवधारणा को समझाना है तो संज्ञा से संबंधित यानी कि संज्ञा की परिभाषा में जो जो शब्द आते हैं उनसे संबंधित चार्ट पोस्टर उस कक्षा में लगे होने चाहिए। शिक्षक के पास भी एक शब्द कार्ड होना चाहिए और उस शब्द कार्ड में जो शब्द लिखे हैं उनसे संबंधित चित्र भी उस कक्षा में होना चाहिए कि जब भी शब्द कार्ड में से शिक्षक कोई शब्द पढ़ के बोले तो उससे संबंधित चित्र को बच्चे उस कक्षा में दिखा सकें। अब देखिए, जो लर्निंग आउटकम है वो है संज्ञा की परिभाषा जो है वो बच्चों को बताना है। तो इसके लिए अध्यापक क्या करेगा कि विषय तक पहुंचने के लिए पहले एक कहानी, एक रोचक कहानी सुना सकते हैं बच्चों को। जैसे यहाँ पर देखिए, साहसी सीमा पाठ है, उस पाठ के माध्यम से बच्चों को बाढ़ की जानकारी देना, फिर बच्चों के पास बाढ़ से संबंधित जो जानकारियां हैं उसे सुनना और धीरे धीरे फिर उन्हें विषय वस्तु पे लाना। तो इस तरह से शिक्षक बच्चों का ध्यान संज्ञा शब्दों की ओर खींच सकते हैं, जैसे सीमा, मोटर बोट, रहीम, नाव आदि। उन्हें वह श्यामपट्ट पर भी लिखते जाते हैं। वार्ता के क्रम में संज्ञा शब्दों की विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं। फिर शिक्षक बच्चों को 5 समूह में बांटकर उन्हें शब्द कार्ड देते हैं तथा उन्हें संज्ञा शब्दों को पहचानने तथा उससे संबंधित कार्डों को छांटने को कहते हैं। उसके बाद वे बच्चों से पाठ में से ऐसे ही अन्य संज्ञा शब्दों को ढूंढने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से जो पहली तकनीकी है, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष के लिए एक कार्य योजना बनाकर बच्चों को किसी एक लर्निंग आउटकम को टारगेट कर एक कार्य योजना बनाई जा सकती है और बच्चों को इसके बारे में बताया जा सकता है। तो इसी तरह से जो बाकी 17 शिक्षण तकनीकी हैं उन पर भी कार्य योजना बनाई जा सकती है। मैं आपको दिखा देता हूं कि जो अन्य शिक्षण तकनीकी हैं उन पर कार्य योजना यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, इस तरह से हर शिक्षण तकनीकी पर यहाँ पर कार्य योजना बनी है। आप मॉड्यूल में इसे देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का जो भाग 3 है वो काफ़ी विस्तृत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।